एक कवि की बहुत ही मशहूर पंक्तियां हैं। पतझड़ जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए। प्रदेश के कोटा शहर में 5 प्रसूताओं की मौत हुई और इस घटना के कुछ दिन बाद एक ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन जांच में अमानक पाया गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वक्त तो चला है पंचलाइन का और मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। जिस तरह से पहले कफ सिरप के मामले ने तूल पकड़ा था, अब ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है उसके फेल होने पर एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जिन प्रसूताओं की मौत हुई उनको भी ये इंजेक्शन लगाया गया था। इन घटनाओं के बाद औषधि नियंत्रण विभाग भी हरकत में आया और इस इंजेक्शन को प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि यही लचर व्यवस्था आखिर कब तक चलेगी। ऐसा क्यों है कि हम किसी घटना के बाद ही जागते हैं? जो भी मौतें हुई उसका जिम्मेदार कौन है? और आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत स्वागत आप सभी का। मेरे साथ इस चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले तारुफ उन सभी का आपसे करवाऊं। बीजेपी से मेरे साथ अटल खंडेलवाल जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से करमवीर सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत। स्टूडियो से मेरे साथ राम सुंदर जी जयपुरिया जुड़े हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं ड्रग एसोसिएशन के, आपका बहुत स्वागत है। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी भरतराज चौधरी स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मैं चूंकि आपके पास आऊँगा, राम जयपुरिया जी, जो सरकार की जो नीति होती है खरीद फरोख्त को लेकर, जो दवाएं जो खरीदी जाती है उसकी क्या कुछ नीति होती है? आप आसान भाषा में, मैं चाहूँगा थोड़ा सहज करें, दर्शक भी इसको समझ पाएं। देखिए, ये जो भी दवाई खरीदी जाती है वो आरएमएससीएल के माध्यम से खरीदी जाती है। अभी आरएमएससीएल अगर इसको दवाई परचेज नहीं कर पाता है, वो फेलियर हो रहा है, तो ये सीएमएचओ या पीएमओ वगैरह उसको अपने निजी स्तर पर बजट खरीद के वो इमरजेंसी सप्लाई में खरीदी जाती है। जबकि ये वास्तविकता में तो खरीद आरएमएससीएल के माध्यम से ही होनी चाहिए। आरएमएससीएल में अगर परचेज सही ढंग से नहीं होगी तो ये बाजार से खरीदेंगे तो उसका कोई वो औचित्य नहीं है खरीद का, क्योंकि वो कंपनी से टेस्ट रिपोर्ट आती है और उसके आधार पे ये माल स्वीकार कर लिया जाता है। और आरएमएससीएल के माध्यम से अगर खरीद होती है तो वो पहले मैन्युफैक्चरर द्वारा एनएबीएल के थ्रू टेस्ट होगा, पास होगा, तो वो आगे सप्लाई के लिए जाएगा। ठीक है अटल जी, मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। सीधे सीधे सवाल मेरा आपसे, पहले कफ सिरप का मामला जिस तरह से गूंजा और अब कोटा में प्रसूताओं की मौत, सवाल तो गंभीर हैं और खड़े भी होंगे। देखिए, बिल्कुल प्रताप जी, सवाल गंभीर भी हैं और निश्चित रूप से, क्योंकि हम सरकार में तो हमारी जवाबदेही भी बनती है। तो देखिए, जब भी इस तरीके का मामला आता है तो 2 एक्शन होते हैं। पहला रेगुलेटरी एक्शन में जैसे सस्पेंशन हो गया, सैंपल सीज करना हो गया, शो कॉज नोटिस देना हो गया, लाइसेंस रद्द करना हो गया, और फिर एफआईआर हो गई, ये सारे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो गई। ये रेगुलेटरी जो एक्शन है ये तो बहुत जल्दी होते ही होते हैं। आपने चाहे पहले वाले मामले में देखा हो या अभी वाले मामले की भी आप गंभीरता देखी कि तुरंत से जो गायत्री राठौड़ जी हैं, उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में लेते हुए, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ है उन्होंने, और जो डॉक्टर टी शुभा मंगलम है, इन लोगों ने एक एसएमएस से डॉक्टर्स की टीम को भेजा, जांच किया, वहां सस्पेंड हुए नर्सिंग स्टाफ भी, डॉक्टर्स भी, शो कॉज नोटिस भी हुए। वो सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे ये जो कानून व्यवस्थाओं की आप जो बात कर रहे हैं, तो इसके बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं। मैं बहुत सिंपल सी भाषा में, देखिए, पहले तो कि ड्रग को खरीदा जाता है। अब वो ड्रग खरीदने में आपने देखा होगा कि भी जो भी L1 कंपनी आएगी उससे वो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एक बाध्यता भी है ना। तो इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि नए बैच बना के नए प्लांट या सिस्टर कंपनियां, इस तरीके से वो कंपनियां इंक्लूड हो जाती हैं जिनकी सब स्टैंडर्ड दवाएं आती हैं, या वो कोशिश कर लेती है इस तरह की बिड पार्टिसिपेशन में। हालांकि ऐसा नहीं है, उन्हें रोकने की भी यथासंभव कोशिश की जाती है। अगर हम डेटा पे जाते हैं तो देखिए 8,400 समथिंग सैंपल में से 255 सैंपल है जो सब स्टैंडर्ड पाए गए। सब स्टैंडर्ड का मतलब कि भी उसमें इंग्रेडिएंट कम होगा, या उसकी जो
थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट। मैं सीधे सीधे अटल जी उस पे आता हूँ। ये तमाम जो प्रिकॉशंस है, जो बाद में जो कार्रवाइयां हो रही है, ये कार्रवाइयां पहले हो जाती तो मेरा ख्याल से इस तरह की घटनाएं नहीं होती, और पुनरावृत्ति किस तरह की घटनाओं की ना हो। आप अतीत से सीखते हैं ना। कफ सिरप के मामले में ऐसा ही हुआ था, और उसके बाद यही वापस से दोहराया जा रहा है, तो सीखा क्या फिर? देखिए, अब प्रताप जी एक बात बताइए, कफ सिरप के मामले में तुरंत से रेगुलेटरी एक्शन हुए, फिर वो कंपनी है वो WHO की उस गाइडलाइन में गई, गाइडलाइन में वहां पर अटल जी, उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? किसी के घर का सदस्य चला गया, मेरा ये कहना है। इसको थोड़ा मार्मिक दृष्टि से आप देखें। एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि वो कंपनी वापस से उस वहां पर अपना उसका जो सैंपल था, वो सारे सैंपल्स के अंदर जो ये काइसन फार्मा थी, इस काइसन फार्मा कंपनी ने वापस से की भी वो जो दवा के कारण बच्चों का मृत्यु था वो फिक्स नहीं हो पाया। कोर्ट में जब गए तो यहाँ पर ये बताना पड़ता है कि एग्जैक्टली खैर वो तो अब ये तमाम चीजें तो अटल जी आप भी जानते हैं, ये तो लकीर को पीटने वाला काम होता है। ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। करणवीर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। करणवीर जी, आप जिस तरह की घटना हुई, विपक्ष का क्या रुख है इस तरह की घटनाओं को लेकर? आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया पहली। प्रताप जी, आज मुद्दा सिर्फ दवाई खरीद का नहीं है, जनता की जिंदगी और भरोसे का है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर सरकारी अस्पतालों के लिए दवाई खरीदती है, पर दुखद स्थिति ये है कि दवाइयां, ये सैंपल नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी है। आप देखिए, पहले बच्चियों का मामला हुआ, कफ सिरप का मामला हुआ, फिर प्रसूताओं का मामला हुआ, और ये लापरवाही कोई 1-2 दिन में रुकने वाली नहीं है, ये तो लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार इस मामले को लेकर गंभीर होती तो उन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करती। अभी ये खंडेलवाल जी बैठे हैं, आप बता दीजिए कफ सिरप वाले मामले में कितनी कंपनियों को आपने ब्लैक लिस्टेड पर क्या बिल्कुल कार्रवाई अगर होती तो नहीं, इस तरह की जो चीजें हैं करणवीर जी, इस तरह की जो चीजें हैं वो तो आपके सरकारों के वक्त भी देखने को मिली है। काफी दवाइयां जांच में अमानक पाई गई थी, विधानसभा में भी बहुत बड़ा मुद्दा। मैं बिल्कुल आऊंगा अटल जी। मैं कितनी कंपनियों को प्रताप जी एक बार बताइए, आप बार बार पुराने मामलों को कोट कर अपनी जिम्मेदारियों से कब तक बचते रहेंगे? क्या बार बार इस तरह के इंसिडेंट को, बार बार इस तरह की जो लापरवाही है, इनको आप न्योता देते रहेंगे? आपके समय में ये हुआ, समय में कार्रवाइयां भी हुई, पर अब आज के समय में जरूरत यह है कि जिन कंपनियों को जो लापरवाही कर रही है उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, उनके ऊपर कठोर कानून कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा हूँ। सरकार किसी की हो, इस तरह की घटनाएं पहले भी देखी गई हैं और अतीत से हमने कुछ नहीं सीखा। एक बड़ा संदेश ये पहुंचा है जनमानस तक। ठीक है, मैं एक बार दोनों को ही रोकना चाहूंगा। मेरे सहयोगी भरत मेरे साथ जुड़े हुए। भरत, चूंकि आप तो बारीकी से देखते हैं तमाम जो व्यवस्थाएं हैं इसको लेकर, तो मैं सीधे तौर पे जो दवाइयां की गुणवत्ता जो जांची जाती है वो सिर्फ कागजों में जांची जाती है, हकीकत में ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, सरकार के लेवल पे जो प्रोक्योरमेंट होता है या खरीद होती है वो RMSCL के माध्यम से होती है, और RMSCL में जब खरीद होती है तो उनकी जांच भी होती है, और जो सैंपल फेल होते हैं उनको खरीदा नहीं जाता और उनको फेल कर दिया जाता। और RMSCL ने पहले इसके लिए टीमें भी बनाई है जो हिमाचल बद्दी तक गई है, वहाँ तक सैंपल जाते हैं उन्होंने, और कंपनियों के मॉनिटरिंग भी हुई है। लेकिन अभी आप कुछ दिनों से देखेंगे, पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर जब से अधिकारियों की बदली हुई है, ट्रांसफ़र हुए हैं, वहाँ की उन अधिकारियों पर भी न तो खरीद पा रहे हैं वो कुछ, और ना वहाँ पर कुछ प्रोक्योरमेंट ठीक से हो पा रहा है ना। आप देखेंगे जो अस्पतालों में दवाइयों का टोटा है, न खरीद हो रही है वहाँ पर, और अस्पताल जब दवाइयों को सप्लाई नहीं होगी तो अस्पतालों का एक पावर ऑटोमेटिक मिल जाता है कि वो अपने लेवल पर दवाइयां परचेज कर सके। तो जब दवाइयां खुद अस्पताल अपने स्तर पर परचेज करेगा तो निश्चित रूप से उसमें वहां पर कोई उनके पास स्टैंडर्ड नहीं है जो उनको जांच सके। वो उस दवाई का जो सर्टिफिकेट देते हैं जो जांच का उनकी तरफ से, उसी को मान लिया जाता है। और अचानक उनको, क्योंकि दवाई तो आज खरीदनी है, अचानक पेशेंट भर्ती हो रहे तो अचानक खरीदो नहीं है उनको, तो उस समय इतना समय नहीं होता मरीजों को देखने के लिए कि अभी कोई सारी स्टैंडर्ड जांचे जाएंगे, क्योंकि या तो आप दवाई को स्टैंडर्ड जांचो या मरीज की जान बचाओ। तो वहाँ इनके पास कोई विकल्प भी नहीं है कि उनको जांचा जाए। तो इसलिए अचानक से जो दवाई खरीद, अब अचानक कोटा में जो हुआ, उन्होंने कहा साहब हमको डिलीवरी के लिए महिलाओं की जो इंजेक्शन चाहिए ऑक्सीटोसिन, और इसके अलावा अन्य दवाएं भी खरीदी गई थी, लेकिन ऑक्सीटोसिन तो सैंपल में फेल हुआ है। हालांकि सैंपल 5 ml में फेल हुआ, उनको इंजेक्शन लगे थे 1 ml वाले, लेकिन फिर भी जब 5 ml फेल है तो उसी कंपनी का हो सकता है कि ml भी फेल हो। अभी वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, 21 सैंपल है वो जांच में सही पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब
आरएमएससीएल सप्लाई नहीं कर पा रहा तो हॉस्पिटलों के पास क्या विकल्प है, तो इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही कोई अभी तक। इस हालांकि मॉनिटरिंग आरएमएससीएल ने बहुत तरीके से की थी और उन्होंने एक प्रक्रिया बनाई थी डेली की कहाँ कौन सी दवाइयां कम पड़ रही है उनकी खरीद एक साथ की जाए, क्योंकि कोई भी प्रिक्योरमेंट करने के लिए कम से कम 2-2.5 महीने पहले उसकी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है, तभी जाके समय पर दवाई सप्लाई की जा सकती है। तो अटल जी, जिस तरह से मेरे सहयोगी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं दवाइयों का टोटा है और फिर विकल्प कुछ नहीं बचता। आनन फानन में जिस तरह से दवाइयां खरीदी जाती हैं, उनके सैंपलिंग को लेकर भी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं होती, एक सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है और उस आधार पर दवाइयां ले ली जाती हैं। तो ये व्यवस्था तो बदलनी चाहिए ना, सत्ता में आप लोग हैं। देखिए, बात ऐसा है प्रताप जी कि आपने जितनी अभी तक डिबेट सुनी है उस डिबेट में एक बात समझ में आई कि ये या तो 2 चीजें हो सकती है बहुत तेजी से, क्योंकि रेगुलेटरी एक्शन तो होते ही हैं, बहुत तेजी से ही होते हैं इस तरीके के मामले में, बट क्रिमिनल एक्शंस हैं वो इसमें धीमे आते हैं क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसिंग है, इस वजह से नहीं, मैं इसमें आपकी बात से सहमत हूं अटल जी। रेगुलेटरी जो एक्शंस की आप बात कर रहे हैं, सरकार बहुत जल्दी इनको करती है अटल जी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर भी तो जवाबदेही तय होगी। हत्याओं का जिम्मेदार कौन है, ये फेल्योर किसका है, उसको लेकर बड़े स्तर पर कोई कार्रवाइयां होती नहीं देखी जाती। नहीं, देखिए अब इस वाले केस में आप देखिए 2 डॉक्टर नवनीत कुमार, डॉक्टर शिवदा उपाध्याय है, इनमें से एक को सस्पेंड कर दिया, एक को निलंबित कर दिया। गुरजोत कौर और निमिष वर्मा नर्सिंग स्टाफ ने इनको भी सस्पेंड किया है। डॉक्टर BL पाटीदार और डॉक्टर नेहा सेहरा है, इनको शोकॉज नोटिस दिया। नहीं तो वो तो प्राइमरी लेवल पर है ना, वो तो अभी प्राइमरी लेवल जब सैंपल सब सही पाए गए हैं तो वो तो बहाल हो जाएंगे थोड़ी दिन बाद में, उनके पास क्या ऑप्शन है। नहीं, मेरा जो कहने का जो तात्पर्य है कि कॉस्मेटिक और ड्रग एक्ट जो 1940 है, इसमें होने को तो 10 साल की सजा भी है, 10 लाख रुपए जुर्माना भी है। अच्छा, किसी को ब्लैकलिस्ट किया गया क्या? लेकिन कोई आपराधिक केस दर्ज किया गया? बिल्कुल, इसमें भी आपराधिक, देखिए इसमें आपराधिक केस धीरे धीरे जैसे ही ये जांच रिपोर्ट का वो आएगा, उसके बाद आपराधिक केस भी इसमें होगा ही होगा, FIR भी होगी। और FIR के बाद में इशू कहाँ है उसको अगर अपन समझे तो 2 जगह है। एक नैतिकता का विषय है कि हम सबको जो कंपनियां बनाती है ड्रग, उनको भी ये विषय समझना चाहिए। देखिए 2 तरह से, एक तो NSQ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड, ये ड्रग की भी NSQ की भी ये ड्रग के अंदर जो 500 mg पैरासीटामोल चाहिए था, निकला 250 mg, तो ये नॉट ऑफ स्टैंडर्ड है, उसमें जो इंग्रेडिएंट है उतनी मात्रा में नहीं है, और या कॉन्टिमिनेटेड है या फिर कोई उसको स्टोरेज में रखते हुए खराब हुई। दूसरा है जो सबसे ज्यादा डेंजर है, वो है स्पूरियस की नकली दवाइयां। मेरा ये मानना है कि ये सबसे ज्यादा, हालांकि ये एक और मतलब ये थोड़ा सा इसको अजीब सा भी मानूंगा, और थोड़ा ये भी कि भी 8,500 ड्रग्स में से 25 मामले नकली दवाइयों के थे। तो ये एक बात है कि भाई, लेकिन इस पे एक्शन, इस पे FIR और इन लोगों को तुरंत क्रिमिनल। ठीक है अटल जी, मैं फिर से रुक करूंगा। मैं राम सुंदर जी आपका रुक करना चाह रहा हूं। क्या राजस्थान में दवा परीक्षण लैब की व्यवस्थाएं कमजोर आप देखते हैं? नहीं, दवा परीक्षण की व्यवस्थाएं तो ठीक है, इनके पास तो जो दवा परीक्षण वाले के पास तो सैंपल आते हैं, वो अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट जैसे ये अस्पताल वगैरह, इनके पास स्टोरेज कंडीशन वगैरह है क्या? सैंपल फेल हुआ, कंपनी के पे तो गले पे तलवार लटका दी कि साहब ये कैजुअलिटी हो गई। वास्तविकता में इन लोगों के पास वो जो जैसे इंजेक्शन खुले में पड़े हैं, रिंगर एक बड़ी वजह बता रहे हैं आप, ये भी ये रिंगर लैक्टेड वगैरह जो बोतलें हैं, वो जो मैं जहां तक मेरा मानना, ऑक्सीटोसिन से डेथ नहीं हो सकती है। जो ये संक्रमण आया है, ये ग्लूकोज की बोतलों से आया है, चाहे वो पास हो गई हो, लेकिन जो खुले में रही है या जो भी कारण रहा है, मेजर इशू है ना वो इसका है। तो इसमें जिम्मेदारी किसी की तो तय करनी पड़ेगी। जिम्मेदार कौन है? सप्लायर को जिम्मेदार मानेंगे, मेडिकल विभाग को जिम्मेदार मानेंगे, प्रशासन को जिम्मेदार मानेंगे? ये इर्द गिर्द पूरा घूमता जा रहा है। कार्रवाइयों को लेकर बात करें तो शून्य है।
भाई अस्पताल की कमी मानूंगा मैं तो इसको, जो फेल होने में कंपनी जो आदमी, अच्छा 15,000 जो आदमी इंजेक्शन दे चुका है सप्लाई, 12,500 काम में आ गए। जो अगर मौत होनी होती तो वो पहले 12,500 में भी हो जाती। 13,000 इंजेक्शन काम में लेने के बाद अगर 5 औरतों की हो रही है तो वो मैं उसको मेरी दृष्टि में ये नहीं मानता। ठीक है, करणवीर जी मेरे साथ जुड़े हुए। करणवीर जी, आपके समय में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, विधानसभा में भी मुद्दा गूंजा था जोर शोर से, दवाइयां काफी, और सरकार की ओर से स्वीकार भी किया गया कि काफी बड़े तादाद के अंदर लैब जो सैंपल हैं वो फेल हुए। क्या कुछ व्यवस्थाएं उस वक्त की गई थी? प्रताप जी, मरीज जब अस्पताल जाता है तो वो दवा को उसका मौत का कारण बन जाए, ये चाहे किसी सरकार में हुआ हो, पहले की सरकारों में हुआ था तो अभी की सरकार को आप दोष मुक्त कर दोगे, ये कब तक चलेगा? समाधान की मांग ये है कि दोष मुक्त तो नहीं करेंगे, सवाल पूछने के लिए डिबेट है करणवीर जी, दोष मुक्त तो नहीं करेंगे। लाइफ सेविंग मेडिसिन है, उनके लिए अलग से हाई लेवल क्वालिटी की टेस्टिंग होनी चाहिए, हर बैच की अनिवार्य लैब रिपोर्ट होनी चाहिए, और वो पब्लिश भी होनी चाहिए, सार्वजनिक भी होनी चाहिए। और सरकारी अस्पतालों में विशेषकर रियल टाइम ड्रग मॉनिटरिंग सिस्टम कांग्रेस के टाइम डेवलप किया गया था, अब वो रेगुलरली काम नहीं कर रहा। ये कहीं ना कहीं सरकार को समझना होगा कि दवा कोई सामान्य वस्तु नहीं है, एक दवा खराब होगी तो सिस्टम की गलती नहीं, ये किसी पूरे परिवार की जिंदगी को ले डूबेगी। तो सरकार को इसकी मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना होगा, सरकार को आगे आना होगा और अपनी जिम्मेदारी स्वीकारनी होगी। अभी बार बार कह रहे, दवा कंपनी कहेगी कि आपने रखरखाव अच्छा नहीं किया, अस्पताल कहेगा कि दवा के सैंपल फेल रहे, पर कहीं ना कहीं इसका ऑल ओवर जो जिम्मेदारी है वो अस्पताल और सरकार और दवा कंपनी इन सबको मिलकर जो इसका एक कहते हैं एक कलेक्टिव फेलियर जो है ना, वो कहीं ना कहीं सिस्टम जो हेल्थ सिस्टम है उसका कहीं ना कहीं हो रहा है, तो दुरुस्त उसको करने की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं अस्पतालों के अंदर बार बार, अभी ये खुद ही कह रहे थे कि इंजेक्शन खुले पड़े हैं, अस्पतालों के हालात खुले पड़े हैं, किस तरीके से ऑपरेशन किसी चीज कराने जा रहे हैं, कर किसी और कर रहे हैं, अटेंडेंट के साथ किस तरह का। अटल जी, जिस तरह की व्यवस्थाएं अस्पतालों में देखी जा रही है कि स्टोरेज भी आप दवाओं का नहीं कर पा रहे, तो व्यवस्थाएं कोई ठीक व्यवस्थाएं तो नहीं है। मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जा रही? जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिन पर दारोमदार है तमाम व्यवस्थाओं को संभालने को लेकर, जो बीच की कड़ी है, जो प्रशासनिक अमला है, वो क्या कुछ कर रहा है? मेरे से सवाल? जी जी अटल जी, आपसे सवाल। आप ही हैं सरकार में सर। नहीं, नहीं, फिर भी देखिए, अभी इन्होंने बड़ा अच्छी सी बात बोली कि देखिए ये कलेक्टिव एक्शन से ही ठीक होगा। ये मानो या नहीं मानो आप, अच्छा जहां तक ये कह रहे हैं जिम्मेदारी की बात, तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार क्योंकि हमारी है तो हम हमारी जवाबदेही तो बनती भी है और हम है भी, लेकिन मेरा ये कहना है कि जवाब एक बार कि जवाबदेही से ही अगर काम चलता है तो मेरा जवाब बहुत स्पष्ट है। लेकिन हमें यदि सुधारना है, हम सॉल्यूशन चाहते हैं, तो देखिए हम सबको कलेक्टिवली आगे आना पड़ेगा। स्वास्थ्य एक बड़ा विषय है, इस स्वास्थ्य बड़े विषय में होता ये है कि ये किसी की भी जान से ज्यादा मतलब और कोई दूसरी चीज जरूरी नहीं है किसी को भी, ये समझ में आने वाली बात है। कुछ पैसों के लिए यदि कोई भी, चाहे वो ऑफिसर हो कि वो सस्पिशियस स्पोरियस ड्रग है, उसको वो एनएसक्यू बता देते हैं तो भी गलत है। और यदि स्टोरेज और ट्रेनिंग की जो स्टाफ को नहीं है आदत और वो इंजेक्शन ऐसे रख देते हैं, वहां फंगल इन्फेक्शन हो गया, कुछ और हो गया, तो उसका भी, उसकी ट्रेनिंग के प्रावधान हमको करने ही होंगे, स्टोरेज की व्यवस्था रखनी होगी। तो हम सबकी देखिए स्टोरेज की भी व्यवस्था है, ट्रेनिंग की है ना जरूरत है। कई बार लापरवाही की वजह से भी ऐसा होता है कि ड्रग ठीक है और कई बार ड्रग कंपनी खुद ही सब स्टैंडर्ड दवाइयां बनाती है और वो सस्ते के लालच में या किसी और तरीके से लोगों के साथ इस तरीके से जान से खिलवाड़ करती है। देखिए सरकार होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई हम जितनी कोशिश कर रहे हैं वो हम करेंगे भी कि भाई चीजें ट्रेनिंग भी हो, स्टोरेज। अच्छा अटल जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या अटल जी मेरा सीधा सवाल आपसे कि जो लोएस्ट प्राइस की जो नीति है सरकार की दवाई खरीद के अंदर, क्या वो मरीजों की जान पर अब भारी पड़ती जा रही है? इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये देखिए ये हर चीज हर जगह नहीं चलती है। मैं आपसे बहुत स्पष्ट बताऊं कि हर खरीद पे कि आप मशीनरी खरीद रहे हो किसी चीज की और एक ड्रग खरीद रहे हो, उसका सेम तरीका नहीं हो सकता है। उसके अंदर कुछ अपडेशन की रिक्वायरमेंट मैं मानता हूं कि भी होनी चाहिए। कुछ कंपनियां हैं जिनको कुछ क्रेडिट रेटिंग मिली हुई है,
वही कंपनियां इसमें बिड करें तो ज्यादा ठीक बात है। सहयोगी भरत मेरे साथ जुड़े हुए। भरत, क्या आपको लगता है दवा खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की यहां पर कोई कमी है? अब इसको मेडिकल की लापरवाही माने या फिर सिस्टम की हत्या? देखिए, जो अभी दवाई खरीद हो रही है वो पारदर्शिता में तो वो ठीक है, लेकिन जो फेल्योर है वो दवा नहीं होने का है, क्योंकि सप्लाई आरएमएसएल की तरफ से प्रॉपर हो नहीं पा रही और यहाँ से मॉनिटरिंग फेल है। अगर यहाँ से मॉनिटरिंग फेल है तो अस्पतालों के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि वो उनको जांच सके। उनके पास तो एक ही है कि उनके पास जो सर्टिफिकेट लाया जाएगा, दिखाया जाएगा और उनको इमरजेंसी में तत्काल दवा खरीदनी पड़ेगी और वो दवा खरीदते हैं। वो जरूरी नहीं है कि उसमें सारी दवाएं फेल है, कुछ सैंपल फेल हुए हैं और उसमें एक दवा भी फेल है तो उसमें कुछ न कुछ मरीजों पर लिए वो खिलवाड़ हो सकती है, उनकी जानलेवा साबित हो सकती है और हुआ भी है। ऐसे ही सारे प्रकरणों में ना कोई दवा फेल होती है, कुछ दवाइयाँ फेल होती है और उसमें थोड़ी सी लापरवाही वो किसी के लिए जानलेवा साबित हो जाती है। और ये मामला हमने कोटा में भी देखा, इससे पहले भी देखा है। और जो भी प्रकरण इस ऐसे आते हैं, चाहे एसएमएस में दवा खरीदो चाहे कहीं अन्य जगह में हो, दवा खरीदने का यही फॉर्मूला है और इमरजेंसी में यही विकल्प भी है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आरएमएसएल तमाम दवाई हैं उसकी मॉनिटरिंग टाइम से करे और जो भी खरीद प्रक्रिया करनी है उसको पहले सुचारू करनी पड़ेगी। अटल जी का मैं रुख करना चाह रहा हूं। अटल जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की घटनाएं आप सामने आई, जो पूरे राजस्थान में जो भी दवाएं इस्तेमाल हो रही है सरकारी स्तर पर, अब उनका ऑडिट होना चाहिए? अब तो होना चाहिए। नहीं, देखिए वो ऑडिट तो पहले भी होता था और अब भी होगा ही सभी कंपनियों का। आप ये अगर ऑडिट नहीं होता तो ये कैसे पता चलता है कि 8,417 दवाइयों में से 25 दवाई है वो स्पूरियस है और सभी दवाइयों का वापस से ऑडिट की? इस तरह के अगर कोई और भी सैंपल हैं जो कि जान पर आफत बन सकते हैं भविष्य में? अटल जी, देखिए मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जितनी भी दवाइयां हैं उन सब की जांच होती है। बिना जांच के दवाइयां नहीं ली जाती हैं। और ये जरूर है कि कुछ पैरामीटर्स को और बढ़ा दिया जाए और निश्चित रूप से बढ़ाया भी जाएगा। इस तरह की घटनाएं आती हैं सामने तो जांच के अंदर ये बहुत सारी बातें भी आती हैं, उन बातों का आगे से उसको इम्प्रूव भी किया जाता है। और ये निश्चित रूप से इसमें जो भी जांच में आएगा उसको इम्प्रूव किया ही जाएगा। ठीक है करणवीर जी, मैं करणवीर जी आपके सामने मेरा आपसे सवाल है कि अस्पतालों में डॉक्टर्स पर आप मानते हैं दवाइयों को लेकर किसी तरह का दबाव है? दबाव तो सर सरकार की मॉनिटरिंग अगर है ही नहीं, दबाव तो होता तो आज इस तरह के आंकड़े बार बार लापरवाहियां सामने आती नहीं ना। सरकार को समझना होगा चिकित्सा एक अलग सेक्टर है, ये सड़क पानी और बिजली नहीं है कि वहां जहां लापरवाही की और नुकसान एक सीमित हुआ। दवाई में लापरवाही मतलब इंसान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। कहीं ना कहीं सरकार को समझना होगा कि जितनी भी अमानक दवाइयां पाई गई है उनको एक लिस्टेड किया जाए, सार्वजनिक किया जाए। कितनी कंपनियों पर एफआईआर की गई है, कौन सी कंपनियां ब्लैक लिस्ट हुई है, उनको तो डर तो दिखाओ आप अपनी गवर्नेंस का, अपनी मॉनिटरिंग का, अपनी कार्रवाई का। दवाई कंपनियों पे असर नहीं है, डॉक्टरों पे असर नहीं है, अस्पतालों की के जो हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर आपकी सरकार का असर नहीं है। और आप देखिए प्रताप जी, पिछले जितने भी मामले हुए हैं, चाहे वो बच्चों की खांसी वाली सिरप का मामला हो, कोटा का मामला हो, सिक्कर का मामला हो, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से शिक्षा मंत्री भी कहीं ना कहीं भगते हुए नजर आए। ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, मैं अटल जी आपका रुख कर रहा हूं सीधे तौर पर। क्या अब आप गारंटी देने की स्थिति में किसी तरह का फेल सैंपल मरीजों तक नहीं पहुंचेगा? देखिए ऐसा है प्रताप जी कि आप जो कह रहे हैं कि गारंटी देने की स्थिति में तो प्रशासनिक लापरवाही नहीं होगी, अभी एक्शन लिया गया है। मैंने कहा ना आपसे कि 2 डॉक्टर जो इस प्रकरण में 6 लोग 2 को शोकॉज नोटिस दिया, 2 नर्सिंग स्टाफ को निकाला गया, 2 डॉक्टर्स को, 1 को सस्पेंड किया गया और निलंबित किया गया। ऐसा नहीं है, एक्शन हमारा बहुत तेज भी है। एम्स और उससे के इक्विवेलेंट संस्थानों में जांच अभी चल भी रही है। ऐसा नहीं है कि वो जांच खत्म हो गई है। और ये कंपनी जो है जिसकी ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन था, जैक्सन लेबोरेटरी, इसको भी बैन किया गया है। इसके जो 3500 वाइल थे। चलिए ठीक बात है, ठीक बात। मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट की ओर आ रहा हूं। सबसे पहले करणवीर सिंह जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया संक्षिप्त में। दोबारा दोहराना चाहूंगा, सरकार अगर सड़क, बिजली और पानी में गलती करे तो उसका नुकसान सीमित है, लेकिन दवाई में लापरवाही से कहीं ना कहीं आप राजस्थान की जनता को आतंकित करने का काम कर रहे हैं। सरकार अपने सिस्टम को दुरुस्त करे और कहीं ना कहीं जनता के जो चिकित्सा का जो हेल्थ का सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं ठीक है। रामसुंदर जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया।
भाई मेरी तो ये मानना है, कोई भी कंपनी जो दवा सप्लाई करती है वो कोई भी ये नहीं चाहेगी कि मैं अमानक क्वालिटी या नोट ऑफ स्टैंडर्ड की बना के सप्लाई करूं। वो अपने स्तर पे एकदम बढ़िया से बढ़िया सिस्टम में सप्लाई करती है और वो आगे भी करती रहेगी, कंपनियां चाहे कोई भी हो। मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम सबसे बड़ा है। सरकार को मेरा यही कहना है कि स्टोरेज कंडीशन को सुचारू रूप से किया जाए, तो मेरे ख्याल से ये जो अमानक की होती है दिक्कतें वो बंद हो जाएगी। वो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए पंचलाइन में इतना ही। नमस्कार।